नमस्कार। IND एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। लौटता विक्रमादित्य का वैभव। जी हां, दरअसल देश की राजधानी दिल्ली के लाल किला परिसर में 3 दिवसीय सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का समापन एक ऐसे मंचन के साथ हुआ कि जिसने विक्रमादित्य काल के स्वर्णिम युग को जीवंत कर दिया है। जिसने भी इस नाट्य को देखा चौंक गया और कहीं ना कहीं उस काल को याद किया गया। तो आज विक्रमादित्य के इस इतिहास को लेकर सार्थक चर्चा हम करेंगे। महानाट्य को के बाद क्या कुछ तस्वीरें बदल पाएंगी और जो एक थीम कहीं ना कहीं कर रखी है डॉक्टर मोहन यादव ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, कि विरासत से विकास की ओर कदम बढ़ाया जाएगा, वो कितनी सार्थक हो पाएगी, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट देख लेते हैं। अद्भुत, अकल्पनीय, रोमांचक 250 कलाकार जब सम्राट विक्रमादित्य का जीवन जीवंत करने मंच पर उतरे तो पूरा कार्यक्रम स्थल आश्चर्य में डूब गया। तालियों की गड़गड़ाहट से दिल्ली के लाल किले का पूरा माधवदास पार्क गूंज उठा। दर्शकों को यकीन ही नहीं हुआ कि डिजिटल मूवी और रील्स के इस युग में इस तरह का कोई कार्यक्रम भी हो सकता है। दर्शक टकटकी लगाए पूरे नाटक को देखते रहे। दर्शकों ने महानाट्य से प्रेम, दयाशीलता, वीरता, साहस, विनम्रता, संघर्ष, देश प्रेम की प्रेरणा ली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि एक समय था जब सम्राट विक्रमादित्य ने सुशासन, न्याय, वीरता और दानशीलता के महत्व को स्थापित किया। उस युग को दोबारा महानाट्य के माध्यम से प्रकट किया गया। 5000 साल के इतिहास में हमारे पास ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं जिसमें महाभारत के काल में भगवान कृष्ण का रोल भी गणराज्य की स्थापना की तरह था। उसी प्रकार से 2000 साल पहले विक्रमादित्य जी का शासनकाल, उन्होंने भी अपने आप को कभी राजा, सम्राट, महाराजा कहलाना पसंद नहीं किया। और जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक करके कहलाते हैं, यह हमारे उदात्त शासकों की महान भाव को प्रकटीकरण के समान है। जब जनता की सेवा करते हुए अपने शासन की व्यवस्था का संचालन करना, यह अद्भुत काल है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सम्राट विक्रमादित्य की गौरव गाथा को राष्ट्रीय पटल पर लाए हैं। भविष्य में इसे विश्व पटल पर भी पहुंचाया जाएगा। भारत के इतिहास के सबसे कुशल शासकों में हमारे अपने सम्राट विक्रमादित्य के स्मृति में जो यहाँ महानाट्य का आयोजन मध्य प्रदेश सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है, मैं उनको दिल के गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं कि हमारे सम्राट विक्रमादित्य को आज राष्ट्र पटल पर लाया है और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों पर हम विश्व पटल पर भी ले जाएंगे। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि अतीत के प्रेरक प्रसंगों से भविष्य गढ़ने की ताकत और ऊर्जा मिलती है। वर्तमान युग भारत के पुनर्जागरण का युग है। ऐसे में इतिहास के गौरवशाली प्रसंग प्रेरणा देते हैं। सम्राट विक्रमादित्य के न्याय, धर्म, कला और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध शासन काल को जनमानस की स्मृति में ताजा करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बधाई के पात्र हैं। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को इस इतिहास के प्रेरक प्रसंगों को पुनः भारत के सामने लाने के लिए बहुत बधाई देना चाहता हूं। इतिहास में इतिहासकारों की मान्यता है कि अतीत को जितना पीछे आप देख सके उसके प्रेरक प्रसंगों को तो देखें, उससे भविष्य गढ़ने की ताकत और ऊर्जा मिलती है। इसलिए इस अनोखे आयोजन के लिए पुनः देश की स्मृति में नए ढंग से विक्रमादित्य के लिए जो हमारी रगों में बसे हैं, उनकी स्मृतियों को ताजा कराने के लिए इस आयोजन के लिए जितनी भी बधाई दी जा सके माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कम है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सम्राट विक्रमादित्य के जीवन को महानाट्य रूप में प्रस्तुत करने का सौभाग्य दिल्ली को प्राप्त हुआ है। इसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दिल्ली वासियों की ओर से धन्यवाद। ऐसे आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश देते हैं। दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूंगी मध्य प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री भाई मोहन यादव जी को, जिन्होंने दिल्ली को ये सौभाग्य दिया कि इतना भव्य आयोजन और महान सम्राट विक्रमादित्य जी के जीवन मंचन को नाट्य रूप दे करके दिल्ली वासियों को इस गौरव गाथा को देखने का मौका दिया। मैं अपनी ओर से
पूरी दिल्ली सरकार की ओर से और दिल्ली की जनता की ओर से साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। बहरहाल देश की राजधानी में हुए सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य के मंचन ने विक्रमादित्य काल के स्वर्णिम युग को जीवंत कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। तो विक्रमादित्य के इतिहास को जिस तरह से महानाट्य के मंचन में दिखाया गया, इसके बाद से सभी कहीं ना कहीं चौंक गए हैं और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जीवंत उनका एक बार फिर से वो जीवंत युग देखने को मिला। जिसे को लेकर हम चर्चा करेंगे। सार्थक हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर राहुल रंजन जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और SM हुसैन जी इतिहासकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। रंजन जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी। जिस तरह से एक महानाट्य का मंचन किया गया दिल्ली में, हम सभी ने देखा, और विक्रमादित्य के इतिहास से भी हम सभी रूबरू हो चुके हैं कि क्या कुछ उनका इतिहास रहा, लेकिन जो महानाट्य का मंचन रहा है, वाकई अगर देखा जाए तो स्वर्णिम युग को जीवंत करने जैसा वो मंचन रहा। उसको लेकर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए खुशी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मोहन यादव ने कम से कम मुख्यमंत्री बनने के बाद इस विषय पर सोचा, क्योंकि विक्रमादित्य पे जो काम चल रहा है, विक्रमादित्य शोध संस्थान उज्जैन का काम बहुत वर्षों से चल रहा है, और मैं बिल्कुल धन्यवाद के पात्र उनको भी देंगे जो उसके निदेशक हैं श्रीराम तिवारी। श्रीराम तिवारी जी लंबे समय से इस पर काम कर रहे हैं, और ये शोध का नतीजा है कि महाकाव्य के रूप में आया। जो इतिहास के गर्त में चला गया था उसको शोध से ऊपर लेके आए, और उस शोध को महत्व दिया मोहन यादव ने, और मोहन यादव जी ने इसका महामंचन करवाया दिल्ली में। ये सबसे बड़ी चीज है, और ये धन्यवाद की पात्र पूरी टीम है। मुख्यमंत्री हैं, श्रीराम तिवारी हैं, शोध पीठ के जो निदेशक हैं वो भी, तो तमाम टीम एक साथ टीम के रूप में आई, और ये टीम का एक बहुत बड़ा स्वरूप आपको देखने को मिला। दूसरी चीज ये है कि इस तरह की जो परंपराएं जो नाटक के रूप में, रंगमंच के रूप में सामने दिखाई देती थी, कई वर्षों से, कम से कम 2 दशकों से मध्य प्रदेश से लापता हो गई हैं। लोग भूल गए। उज्जैन को लोग ये समझते रहे कि महाकाल की नगरी है, और सिर्फ इतना जानते थे कि विक्रमादित्य की है, विक्रमादित्य की भी नगरी है। लेकिन चूंकि क्या है कि विक्रमादित्य की नगरी, विक्रमादित्य की कर्मस्थली उज्जैन रही है, और उज्जैन महाकाल के बाद ऊपर निकल के गया, क्योंकि उज्जैन की वो स्थिति है कि विक्रमादित्य के शासन काल में आज से 2500 वर्ष, 2500 से बल्कि ज्यादा निकल गए, तो मोटे मोटे 3000 वर्ष के लगभग जब विक्रमादित्य का शासन था, तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि विक्रमादित्य के बारे में जितनी बातें कही जाती हैं कि अच्छे शासक, अच्छे न्यायप्रिय, तो तमाम चीजें दान प्रिय, इसके बावजूद भी आप ये देखिए कि उस कालखंड में चक्रवर्ती राजा के रूप में एक आए विक्रमादित्य। उसके बाद कई लोगों के नाम के साथ में विक्रमादित्य जोड़ता गया, जो उपाधि के रूप में आप मान सकते हैं, लेकिन मूलतः से प्रथम विक्रमादित्य, जो जिस भारत वर्ष की हम लोग कल्पना करते हैं, उस कालखंड की बात है। उस कालखंड में विक्रमादित्य उदय होते हैं और विक्रमादित्य शासन करते हैं। तो अमूमन शासन वो ये नहीं रहा, मालवा ही नहीं रहा उनका क्षेत्र, मालवा से बाहर निकल करके आप देखिए तो मिस्र तक वो शासन गया है। अरब के देशों में भी वही शासन, विक्रमादित्य का शासन रहा है। यहाँ निश्चित ही रंजन जी, कुल मिलाकर देखा जाए तो एक महान और एक कुशल शासक रहे हैं विक्रमादित्य जी, और इसी को लेकर इतिहासकार हमारे साथ SM हुसैन जी भी जुड़े हुए हैं। हुसैन जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी हुसैन जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? जी हुसैन जी, देखिए विक्रमादित्य के इतिहास को लेकर जिस तरह से प्रकाश अभी रंजन जी डाल रहे थे, निश्चित ही कुशल और महान शासक थे, और जिस तरह से महान नाट्य के द्वारा मंचन उनका किया गया और आजकल की युवा पीढ़ी तक वो बात पहुंची, कैसे देखते हैं आप इसको, अगर विक्रमादित्य के इतिहास पर ही प्रकाश डालें? जो है, जैसे आपने विक्रमा उत्सव लिखा अभी, ठीक है ना, विक्रमा उत्सव लिखा, जबकि मेरे हिसाब से आपको पूरा लिखना चाहिए था विक्रमा आदित्य। वो आदित्य थे, आदित्य सबसे इम्पोर्टेंट है उनके लिए, और आपने आदित्य गोल कर दिया। तो आपको जो है उनकी बिल्कुल शुरू से लेके पूरी हिस्ट्री आपको पब्लिक को बताना पड़ेगी, जब आप वो आदित्य थे सामने आएगा। जी राहुल जी, बिल्कुल निश्चित ही हुसैन जी, लेकिन अगर उनके इतिहास के और भी अगर हम नजर डालें, आप इतिहास कार्य अच्छे से समझा पाएंगे। और अभी जिस तरह से फोकस है मध्य प्रदेश सरकार की, अगर हम बात कर ले, दिल्ली में जिस तरह से मंचन किया गया है,
तो जिन लोगों ने भी उस मंचन को देखा होगा, महानाट्य को देखा होगा, तो निश्चित ही प्रभावित हुए होंगे वो। तो बस विक्रमादित्य के इतिहास को लेकर मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगी, क्योंकि कहीं हमने उनकी कथाएं सुनी है, गाथाएं सुनी है। जी, उनकी जो कथाएं सुनी है वो पब्लिक में आने की जरूरत है। मतलब बहुत सारी कथाएं हैं। आप देखिए, एक जो है पता चला कि उनका उज्जैन से रिलेटेड है, फिर उसके बाद बहुत सारी कथाएं जो है वो मसूरी से रिलेटेड है। मतलब बहुत सारी हैं जो पता चला कि मालवा से रिलेटेड है। मालवा से रिलेटेड एक कुएं का है जिसमें कि उन्होंने वहां पर पूरा का पूरा गांव जो है वो हथियार बनाता था, और वो हथियार बनाने के लिए स्पेशल रहा, और वो कुआं विक्रमादित्य के टाइम का कुआं था, और कुएं की स्पेशलिटी थी कि उसका पानी यूनिक होता था। तो इस टाइप से हर तरह की स्टोरीज पब्लिक के सामने आना जरूरी है। निश्चित है, और वो वही कहीं ना कहीं मंशा है। रंजन जी, देखिए जिस तरह से हुसैन जी बात कर रहे हैं कि इतिहास तो बहुत पुराना है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही होती है कि जो हमारे देश के, हमारे प्रदेश के, खासतौर पर मोहन सरकार की अगर हम बात करें, डॉक्टर मोहन यादव जी की बात करें, तो ये चीजें देखने को मिल रही कि उनकी थीम कहीं ना कहीं यही है कि विरासत से विकास। इसके पहले भी हमने कई दफा देखा है कि चाहे राम वनगमन पथ की बात हो, कृष्ण पाथे की बात हो, तो धार्मिक नगरी के विकास की बात हो, तो इस ओर कहीं ना कहीं पूरा फोकस नजर आ रहा है। छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक के सामने आए। जी जी बिल्कुल। रंजन जी, आदित्य क्यों थे वो सामने आ जाए। जी जी निश्चित ही। रंजन जी से जवाब ले लेती हूँ। रंजन जी, देखिए जो जिस थीम पर फिलहाल डॉक्टर मोहन सरकार काम करती हुई नजर आ रही है, इसके पहले भी हमने देखा था कि धार्मिक नगरियों पर खास तौर पर पूरा फोकस है, कृष्ण पाथे, राम वनगमन पथ, और अब ये देखा गया है कि ना सिर्फ भगवान की और भगवान राम की बात की थी, कृष्ण की बात की थी, लेकिन अब जिस तरह से आपने जिक्र किया था कि पहले उज्जैन ज्यादा जाना जाता था सिर्फ महाकाल की नगरी के नाम से। विक्रमादित्य महान शासक थे, ये हम जानते थे, लेकिन एक पूरा उनका मंचन करना, राष्ट्र पटल पर रखना उनके मंचन। देखिए क्या है कि यदि आप किताबों में विक्रमादित्य को पढ़ाते हो, देखिए हमारे यहाँ स्कूल से सिंहासन बत्तीसी हम लोगों को पढ़ाते गए और हम उसको जानते हैं, है ना। विक्रम बेताल को भी हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ये चीजें सब जुड़ी हुई इनसे। कालिदास को भी हम पढ़ते हैं, भर्तृहरि को भी हम पढ़ते हैं, ये उसी कालखंड के लोग हैं। तो आप ये सोचिए कि कितने महान और कितने चिंतक रहे होंगे विक्रमादित्य, जिसको लेकर के इतिहास में दब गया। हम छोटे छोटे कथानकों को पढ़ते रहे स्कूलों में और उतना ही हम समझ पाए। लेकिन एक चीज क्या है कि देखिए इस कला में सबसे बड़ी चीज है कि यदि रंगमंच पे कोई चीज अवतरित होती है तो आप ये मान के चलिए हर दिल को छूती है। ये चीजें बिल्कुल इतिहास में नहीं बल्कि आपके दिल में दर्ज हो जाती हैं। ये एक ऐसी कला है। तो रंगमंच को बढ़ावा दिया है इस माध्यम से यदि मोहन यादव जी ने, तो वो साधुवाद। इसलिए कि मध्य प्रदेश से ये कला धीरे धीरे रंगमंच की विलुप्त होती चली गई। एक समय था कि भारत में सबसे, यदि माना जाए दिल्ली के बाद में, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बाद में, भारत भवन एक ऐसा मंच था जो विश्व में कहे पूरे देश में और विश्व में ख्याति प्राप्त कर चुका था इस तरह के मंचन के लिए। यदि इस सोच के साथ में मोहन यादव की सरकार और मोहन यादव स्वयं काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश को ऐसा मुख्यमंत्री मिल गया है जो चिंतक या विचारक है, या जिसकी विचारधारा बिल्कुल अलग है इतिहास को खंगालने को लेकर के। क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि जो प्रशासक हो या शासक हो इस तरह का दृष्टिकोण रखता हो या पुराने इतिहास को पलटा जाए। वो अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए तो कर सकता है, लेकिन समाज को देने के लिए इस तरह की आयोजन नहीं करता। तो ये पहली चीज हुई है कि इतिहास को पूरी तरह से खंगाल के इस पे रिसर्च होकर के यदि इस तरीके का मंचन दिल्ली में हुआ है, तो मैं बल्कि ये चाहूंगा कि इस तरीके का मंचन मध्य प्रदेश के कोने कोने में या जहां भी हो सके उतना संभव हो सके उस टीम को लगाया जाना चाहिए और भरपूर मात्रा में इसका मंचन किया जाना चाहिए। तब जाकर के बात आगे बढ़ेगी और मोहन यादव का मकसद भी पूरा होगा। क्योंकि एक मकसद और आप देखिए, क्योंकि क्या है कि मोहन यादव जी उज्जैन के हैं, उज्जैन से उनका लगाव है, उज्जैन की चीजों को वो समझते हैं, तो उज्जैन का इतिहास आखिरकार कैसे खो जाएगा? उनके रहते तो नहीं खो सकता। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि अपनी कर्म भूमि की इस चीज को उन्होंने विश्व पटल पर रखने की चेष्टा की है और इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। रंगमंच को और मध्य प्रदेश में प्राथमिकता दी जाना चाहिए और बल्कि जिले जिले स्तर पे जितना हो सकता है उतना प्रचारित इस तरीके के संदर्भों को लेकर के आना चाहिए मंचों पर। तो इससे
युवाओं के बीच में भी एक संदेश जाएगा। हाँ। और एक जागरूकता पैदा होगी और हम इतिहास को जानने के लिए, परखने के लिए, जो पढ़ी पढ़ाई बातें, सुनी सुनाई बातों को इग्नोर करने के लिए भी हम लालायित होंगे और नई चीजें सीख पाएंगे। ये बच्चों के लिए नया संदेश जाएगा, जरूरी है। निश्चित राहुल जी, बिल्कुल एक सही बात कह रहे हैं, बेहतर बात आप कह रहे हैं कि कैसे आखिर आजकल की पीढ़ी तक वो बात पहुंचाई जाए, उन युवाओं तक बात पहुंचाई जाए। हुसैन जी देखिए, इसी को लेकर मैं जिक्र करूंगी, आपका भी यही कहना था कि जो इतिहास है बहुत पुराना है, इस इतिहास को हमने पढ़ा तो है लेकिन हमने जाना शायद उसको इतना नहीं है। तो ऐसे में जरूरी है कि आज जो पीढ़ी है, आज के जो युवा है, उन तक ये इतिहास पहुंचे, जिस तरह से आपका भी कहना था। और कहीं ना कहीं ये मंचन उस युग को जीवंत करने का प्रयास तो था, लेकिन और कैसे प्रयास आप देख पा रहे हैं कि उससे कहीं ना कहीं उन इतिहासों को एक बार फिर से खंगाला जाए और लोगों तक वो बातें पहुंचाई जाए जो महान शासक हुए हैं हमारे। हुसैन जी। हुसैन जी, आवाज मिल पा रही है? हुसैन जी देखिए, बिल्कुल मैं निश्चित ही यही बोल रही थी कि अगर ये जो देखा जाए तो ये एक उस युग को जीवंत करने का प्रयास ही था, मंचन के माध्यम से किया गया था। लेकिन आपका भी यही मंशा है और मुझे लगता है कि हर किसी की यही मंशा होनी चाहिए कि जो शासक हुए हैं हमारे देश में, प्रदेश में, उनके इतिहास को बताया जा सके, ज्यादा से ज्यादा जीवंत किया जा सके उस युग को, कुछ इन्हीं प्रयासों से। तो और कैसे प्रयास आप देख पा रहे हैं जो कि सराहनीय हो सकते हैं, और भी प्रयास किए जा सकते हैं? प्रयास बिल्कुल हुई नहीं है ना। अभी मैं हेरिटेज वॉक करा रहा था और उसमें विक्रम यूनिवर्सिटी के 4 बच्चे थे। मैंने उनसे पूछा विक्रम यूनिवर्सिटी का नाम विक्रम क्यों है? उनको यही नहीं मालूम था। विक्रमादित्य हैं, वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमें उनको विक्रम यूनिवर्सिटी के बच्चे थे, उनको नहीं मालूम था कि विक्रम नाम क्यों है। तो बता, हमें रूट लेवल से बिल्कुल छोटी क्लास से बच्चों को हमें इन सब चीजों का ज्ञान देना पड़ेगा। निश्चित है, बेहतर बात आप कह रहे हैं। और इसी को लेकर रंजन जी से प्रतिक्रिया लेनी चाहूंगी। रंजन जी देखिए, एक चीज हमने देखी गई थी कि डॉक्टर मोहन यादव जी ने ये भी कहा था कि पाठ्यक्रम में उन चीजों को शामिल किया जाएगा, क्योंकि ये देखा गया था कि इतिहास में अगर जिक्र किया गया है तो मुगल शासकों का किया गया। इसको लेकर भी एक बार कहीं ना कहीं वो बात छिड़ी थी कि अब कृष्ण भगवान की बात करें या फिर राम भगवान की बात करें तो उनको भी कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। हालांकि ये देखा गया कि पाठ्यक्रम में उतने शामिल है, लेकिन शायद उतनी जागरूकता नहीं है, उतना हम उस इतिहास को समझ नहीं पाए हैं। अभी भी मंचन किया गया, ये एक बेहतर प्रयास था। तो नहीं लगता कि इस तरह के प्रयास सिर्फ एक शासक के लिए नहीं बल्कि होने चाहिए? क्या लगता है कि जो मंशा है मोहन सरकार की, इस और कदम भी बढ़ाए हैं तो आगे ये और भी बढ़ पाएगी? राहुल रंजन जी। सबसे बड़ी चीज क्या है, ये आधुनिकता ने हमारे बच्चों को किताबों से दूर कर दिया। आप उनको थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो युग बदला है तो अब जाकर के मोबाइल का युग आ गया। इसमें रील्स हो गई, तमाम चीजें आपको बच्चों को मिल रही हैं। ये तात्कालिक चीजें हैं, वो इतिहास की ओर नहीं जा रहे हैं। तो एक ऐसी चीज अब जरूरत हो गई इस आधुनिक युग में कि बच्चों को अपने इतिहास की ओर यदि मोड़ना है, वैभवकाली इतिहास को बताना है, तो आप किताबों से उनको नहीं बता सकते। अब आपको इस तरीके के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना ही होगा, इसके बगैर नहीं होगा। 3 पन्नों का इतिहास यदि विक्रमादित्य का आपने किताबों में डाल दिया तो बच्चे पढ़ लेंगे, पढ़ करके भूल जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि कुछ अमिट छवियां होती हैं, या सिनेमा आप देख लीजिए या आप रंगमंच देख लीजिए, रंगमंच से दूरियां हो गई, बच्चे रील्स में चले गए, बच्चे मोबाइल्स में चले गए। इनको यहाँ से हटा करके इतिहास में लेके आना ही पड़ेगा। देखिए क्या होता है कि बहुत सारी चीजें यूट्यूब पर, तमाम प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया के आ रही हैं, लेकिन वो शोध की चीजें नहीं होती, उनमें इतनी शोध परक चीजें सामने नहीं आती कि बच्चों को प्रभावित कर सके। और मंचन या मंच पे किसी नाटक को या फिर कह दे किसी इतिहास को मंचित कर देना एक ऐसी चीज होती है कि ये दिल को छू जाती है, और बच्चे इसको ग्रहण करते हैं और आगे चाहते हैं, इतिहास को समझते हैं। देखिए क्या होता है, देखने से इतिहास अधिक समझ में आता है पढ़ने की तुलना में, और बच्चे किताब चेंज हो गया थोड़ा, लोगों के बदल
समय के परिवर्तन के साथ में हमें अपने विचारधारा को भी बदलना पड़ेगा। नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हमें पुराने ही चीजों को लेके आना पड़ेगा। देखिए क्या होता था, आप खुशी जी आपको याद होगा कि हम लोगों ने बचपन में कॉमिक्स बहुत देखे, कॉमिक्स की किताबें हमने बहुत पढ़ी हैं, और विक्रमादित्य नहीं, कालिदास, तमाम इस तरह की किताबें आती थी, वो धीरे धीरे विलुप्त हो गई। आज की पीढ़ी के बच्चों को उस तरीके की कॉमिक्स पढ़ने को भी नहीं मिलते और उनकी रुचियां भी नहीं है, ना वो रंगमंच। देखिए पूरी की पूरी फिल्म वो मोबाइल पर देख लेते हैं, टाकीज नहीं जाते, चलिए वो भी छोड़ दीजिए। रंगमंच उनके लिए मतलब ऐसा रहता है कि रंग कला जो होती है या नाटक है उनके लिए बहुत दूर की कौड़ी है, उनसे उनकी रुचि नहीं है। तो ये रुचि पैदा करना पड़ेगी, ये सरकार का प्रयास है, तो इस प्रयास को आगे लेके जाना पड़ेगा। इतिहास को बच्चों को बताना ही पड़ेगा। ऐसे बच्चे सीना चौड़ा करके घूमे कि हमारे जो बाप दादा थे, हमारे इतिहासकार थे, या फिर हमारे यहाँ बड़े बड़े महाराजा हुए, तो आखिरकार उनमें भी तो उनका डीएनए कहीं ना कहीं समाहित है। उस चीज को जागृत करना पड़ेगा, तब जाकर के आगे का भविष्य हम सुनहरा देख सकते हैं। तो इतिहास, इसको ये नहीं कह रहे इतिहास दोहराना नहीं, बल्कि इतिहास को याद दिलाना है उन बच्चों को जो वर्तमान में जी रहे हैं, वर्तमान में खोखले ज्ञान की ओर जा रहे हैं, उनको एक्चुअल ज्ञान की ओर ले जाना पड़ेगा। वो कॉम्बो जो मिल रहा है, कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं वो मिलाना पड़ेगा, क्योंकि एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा वो दे रहे हैं, दूसरी ओर अब फोकस संस्कृति के पुनर्जागरण को लेकर भी है। तो कुछ ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी जिससे रुचि युवाओं की खास तौर पर हो। ठीक है, वंचन किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से निश्चित ही आपने जिक्र किया, क्योंकि आजकल डिजिटल इंडिया का जमाना है, फोन पर लगे रहते हैं, खासतौर पर आज के युवा रील्स पर, तो थ्योरिकल से हटकर प्रैक्टिकल की ओर बढ़ना पड़ेगा। मंच एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इसमें जो कुछ भी होता है जीवंत होता है, कलाकारों के द्वारा होता है, डायलॉग्स बिल्कुल साक्षात बोले जाते हैं, सब चीजें आपको सामने दिखाई देती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता जो सिनेमा पे दिखाया जाता है कि आपको एक्शन दिखाई जाता है, जो बहुत हद तक जो कमरों में बैठ करके या फिर आप कहें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, रंगमंच के ऊपर किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए ये ज्यादा प्रभावी होता है। तो हमें बच्चों को रंगमंच की ओर ले जाना ही पड़ेगा, तो जाकर के इतिहास को वो ग्रहण कर पाएंगे, वरना आने वाले भविष्य में को हम कुछ नहीं दे पाएंगे। यदि सरकार इसको सोच रही है तो इसको दिल्ली से लेकर के पूरे मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में इसको घुमाना चाहिए, क्योंकि विक्रमादित्य का इतिहास उज्जैन का इतिहास या मालवा का इतिहास नहीं है, बल्कि ये पूरे भारतवर्ष का इतिहास है। इस भारत ये जिक्र किया भी है, ये जिक्र ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किया भी है कि अभी राष्ट्र पटल पर हुआ है, लेकिन जल्द ही विश्व पटल तक इस तरह के प्रयास किए जाएंगे। देखिए क्या होता है खुशी जी, इससे दो चीजें होती हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि संस्कृति का जो लेन देन होता है, हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर चले गए, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि पाश्चात्य संस्कृति के लोग भारत की संस्कृति के प्रति बहुत ज्यादा मतलब ये कहे आकर्षित हो रहे हैं। आप ये देखिए कि हम किसी भी सूरत में, यदि आप ये देखें मथुरा वृंदावन, राधा कृष्ण को लेकर के जितनी जागरूकता, यदि गीता को लेकर के जितनी जागरूकता पश्चिमी देशों में है, उतनी अब जाकर के हिंदुस्तान में जागृत हुई है। तो आप ये देखिए कि किस तरीके से विश्व पटल पर हिंदुस्तान की चीजें जा रही है, तो उनको विस्तार करके दिखाने की जरूरत है। क्योंकि यदि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो पूरा विश्व हमारा है। जब पूरा विश्व हमारा है तो हमको जानना जरूरी है और हमको जतलाना भी जरूरी है कि हमारा इतिहास ये रहा है। तो हम उस इतिहास को जी रहे हैं, उसी इतिहास को हम परंपरागत रूप से आगे बढ़ा रहे हैं, ये विश्व को बताना पड़ेगा, तब जाकर के हम अपने विश्व गुरु या कहें हमको विश्व के गुरु रहे हैं, ये चीजें जाकर के इतिहास में दर्ज होंगी। यहाँ प्रयास जरूरी है। सरकारी देखिए कोई भी प्रयास, कोई भी चीजें इस तरह की बगैर सरकारी प्रयास के, देखिए रंगमंच होते हैं, रंगमंच के छोटे छोटे कलाकार हैं, वो भी उनको इतना बड़ा मंच नहीं मिलता कि वो इतने विश्व पटल पे चीजों को दिखा सकें। जब तक कि सरकारें समर्थन नहीं करेंगी तो सरकार को जरूरत है, मध्य प्रदेश सरकार की ये महती जरूरत है कि वो रंगमंच को बढ़ावा देने के लिए रंगमंच के कलाकारों को, रंगमंच की संस्थाओं को यहाँ बढ़ावा दें। बढ़ावा देने के बाद मैं इस मतलब प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये भी गुजारिश करूंगा कि भारत भवन जैसा जो एक बहुआयामी और कल्चरल एक्टिविटीज के लिए माना जाना वाला जो भारत की एक बहुत बड़ी खाती रही है, इसको भी पुनर्जीवित कर दिया जाए तो मैं समझता हूं कि इतिहास को बहुत हद तक सपोर्ट मिल जाएगा या उसका कोर्स
कर्ज हम कुछ हद तक पटा पाए। निश्चित ही कुल मिलाकर देखा जाए प्रयास अच्छा था ये और इसको सराहा भी, लेकिन पुनर्जागरण की अभी और भी आवश्यकता है, जिसको लेकर और भी कई प्रयास अभी बाकी है। और ना सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार बल्कि हर प्रदेश की सरकार को, बल्कि देश भर में ये उत्साह होना चाहिए कि ये जो राष्ट्र पटल पर अभी चीजें हुई है वो विश्व पटल तक भी पहुंचे। फिलहाल क्योंकि समय की कमी है इसलिए चर्चा को ही समाप्त करना पड़ेगा। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सम्राट विक्रमादित्य के जो इतिहास है उसका मंचन किया गया है, उस युग को जीवंत करने का प्रयास किया गया है और वाकई वो मंचन देखकर कोई भी होगा वो उस युग को जीवंत करना कहीं ना कहीं पाया होगा, उसने वो युग देखा होगा। तो ऐसे में निश्चित ही प्रयास है डॉक्टर मोहन सरकार के संस्कृति का पुनर्जागरण हो, विरासत से विकास हो। हालांकि देखने वाली बात होगी कि ये प्रयास आखिर कितने सफल हो पाते हैं। IND एनालिसिस में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।